हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 18 भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि हमारी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 में है। इसमें हम देखेंगे आज सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमणिका दी हुई है। यहाँ पर पार्ट 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार, पार्ट 2 ब्रिटिश प्रशासन नीति और प्रभाव, पार्ट 3 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष, पार्ट 4 राष्ट्रीय एकीकरण, पार्ट 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य, पार्ट 6 स्थल एवं स्थलाकृतियाँ, पार्ट 7 परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ, पार्ट 12 भारत की रक्षा व्यवस्था, पार्ट 13 उत्तर अमेरिका का भौतिक स्वरूप, पार्ट 15 दक्षिण अमेरिका का भौतिक स्वरूप, पार्ट 18 क्रांतिकारी आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 18 क्रांतिकारी आंदोलन। आइए बच्चों, हम देखते हैं पार्ट 18 क्रांतिकारी आंदोलन के प्रश्नोत्तर। देखिए यहाँ अध्याय 18 दिया हुआ है, क्रांतिकारी आंदोलन। प्रश्न नंबर 1, चाफेकर बंधुओं को किस घटना के कारण फांसी की सजा दी गई? जो चाफेकर बंधु थे उनको किस घटना के कारण फांसी की सजा दी गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 177। महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज्य के प्रति प्रेम व अंग्रेजों के विरोधी तत्व जागे। महाराष्ट्र के लोगों में क्या हुआ? स्वराज्य के प्रति प्रेम व अंग्रेजों के विरुद्ध तत्व जागे। सन 1897 ईस्वी में पुणे में दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर बंधुओं ने प्लेग समिति के प्रधान रेंड एवं लेफ्टिनेंट रिहर्स्ट की हत्या कर दी और चाफेकर बंधुओं को फांसी की सजा मिल गई। देखिए उस समय क्या होता है, इससे महाराष्ट्र के लोगों में 1897 ईस्वी में पुणे में दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर बंधुओं ने प्लेग समिति के प्रधान रेंड लेफ्टिनेंट रिहर्स्ट की हत्या कर दी। तो जिससे क्या हो गया, जो चाफेकर बंधु थे उनको फांसी की सजा दी गई। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखा है बच्चों, आप इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, महाराष्ट्र व पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। जो महाराष्ट्र व पंजाब है इसके प्रमुख क्रांतिकारियों के हमें नाम लिखना है। तो देखिए महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम वासुदेव बलवंत फड़के और विनायक रानड़े, चाफेकर बंधु श्यामजी वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर आदि थे। और पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी के नाम हैं लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा और सूर्य अम्बा प्रसाद आदि थे। ये क्या थे? पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी थे। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा और सूर्य अम्बा प्रसाद आदि थे। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा बच्चों, आप इसे अपने एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, श्यामजी वर्मा द्वारा विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को किस प्रकार संचालित किया गया? जो श्यामजी वर्मा द्वारा जो विदेशी क्रांतिकारी गतिविधियों को किस प्रकार संचालित किया गया? देखिए इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न क्रमांक 178 पर मिलेगा। भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार विदेशों में भी हुआ। सबसे पहले श्यामजी वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। यह विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। श्यामजी वर्मा द्वारा ही सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पालिका एवं छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई। देखिए विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ किस प्रकार संचालित हैं? भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार विदेशों में भी हुआ। सबसे पहले श्यामजी वर्मा जो थे उन्होंने ईस्वी सन 1905 लंदन में हाउस इंडिया की स्थापना की। यह विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। श्यामजी वर्मा द्वारा ही सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका एवं छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई, जिसमें क्या हुआ कि श्यामजी वर्मा ने छात्रों को सूचना दी गई। विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, तिरुमल आचार्य, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा तथा लाला लाजपत हरदयाल इसके सक्रिय सदस्य थे। और 1909 में सोसाइटी के एक सदस्य मदन लाल ढींगरा ने भारत मंत्री विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी और ढींगरा को प्राणदंड और विनायक दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा दी गई। तो इस तरह से श्यामजी वर्मा द्वारा भी विदेशों में कार्यकारी गतिविधियों का संचालित की गई।
ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। स्वतंत्रता आंदोलन में श्रीमती भीकाजी कामा का क्या योगदान रहा? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 189 पर। देखिए भीकाजी कामा, श्रीमती भीकाजी कामा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में सर्वप्रथम मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता की स्थापना के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह भारत की स्वाधीनता का झंडा है। शहीद भारतीयों के रक्त से इसे पवित्र किया जा चुका है। इस झंडे के नाम पर मैं विश्व भर के स्वतंत्रता प्रेमियों से अपील करती हूँ कि वे स्वतंत्र करने में सहयोग दें। उन्होंने श्रीमती भीकाजी कामा द्वारा क्या एक उद्घोष किया गया था 1907 के जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में। उन्होंने क्या घोषणा की थी? यह भारत की स्वाधीनता का झंडा है। देखिए इसने जन्म ले लिया है, शहीद भारतीयों के रक्त से इसे पवित्र किया जा चुका है। मैं भद्रजनों से आह्वान करती हूँ कि आप खड़े होकर भारतीय स्वाधीनता की इस पताका को सलामी दें। इस झंडे के नाम पर मैं विश्व भर के स्वतंत्रता प्रेमियों से अपील करती हूँ कि संपूर्ण मानव जाति के 5वें हिस्से को स्वतंत्र करने में सहयोग दें। तो इस तरह से श्रीमती भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में अपने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। ठीक है बच्चों, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, गदर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? इसका उद्देश्य क्या था? तो गदर पार्टी क्या थी और इसका उद्देश्य क्या था? देखिए हम देखते हैं यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या था? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। गदर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? लाला हरदयाल, राम बिहारी बोस एवं विष्णु गणेश पिंगले, सचिंद्रनाथ सान्याल, करता सिंह आदि, इतने क्या थे? इस पार्टी के प्रमुख थे। देखिए इस पार्टी के प्रमुख कौन कौन थे? गदर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता कौन कौन थे? लाला हरदयाल, राम बिहारी बोस एवं विष्णु गणेश पिंगले, सचिंद्रनाथ सान्याल, करता सिंह आदि इस पार्टी जो गदर पार्टी थे उसके कार्यकर्ता थे। इस तरह से इस प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखा बच्चों हमने। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। क्रांतिकारी आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद के योगदान के बारे में लिखिए। जो क्रांतिकारी आंदोलन था इसमें चंद्रशेखर आज़ाद का क्या योगदान था उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 181 पर मिलेगा। चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव के निवासी थे। चंद्रशेखर आज़ाद क्या थे? अलीराजपुर के जिले के भाबरा गांव के निवासी थे। वे 14 वर्ष की अवस्था में असहयोग आंदोलन से जुड़े। गिरफ्तार होने पर अपना नाम आज़ाद बताया। काकोरी कांड, सैंडर्स को मारने में, असेंबली बम केस में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेरे जाने के कारण अपनी अंतिम गोली से स्वयं शहीद हो गए। जो चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा ग्राम में निवास करते थे। वे 14 वर्ष की अवस्था में असहयोग आंदोलन से जुड़ चुके। गिरफ्तार होने पर अपना नाम आज़ाद बताया। काकोरी कांड, सैंडर्स को मारने में, असेंबली बम केस में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेरे जाने के कारण अपनी अंतिम गोली में से स्वयं शहीद हो गए। इस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद का योगदान रहा है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या नारा दिया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे इनके द्वारा क्या नारा दिया गया था? पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 182 पर मिलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था। उन्होंने यह नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें
आज़ादी दूंगा। जैसे 1944 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंचने में सफल रही थी, तो 1944 में कोहिमा में भारतीय झंडा फहराया। इसके पश्चात इम्फाल को घेर लिया, लेकिन वर्षा की अधिकता और रसद की कमी के कारण इन्हें बाध्य होकर लौटना पड़ा। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने एक घोषणा की थी, उसमें लिखा था दिल्ली चलो होना चाहिए। मैं यही नहीं चाहता कि हम में से कितने लोग स्वतंत्रता के युद्ध में जीवित रहेंगे, किंतु मैं अपना जानता हूँ यह अंततः हम जीतेंगे। इस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के क्या उद्देश्य है? जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसके द्वितीय चरण के क्या उद्देश्य थे? द्वितीय चरण के क्रांतिकारियों ने छोटे छोटे सरकारी अफसरों तथा पुलिस अधिकारियों को अपना निशाना नहीं बनाया। द्वितीय चरण जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया? छोटे छोटे अधिकारी और पुलिस अफसरों को अपना निशाना नहीं बनाया, अपितु क्रांति द्वारा आज़ादी प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। इनका उद्देश्य क्या था? क्रांति द्वारा आज़ादी प्राप्त करना, क्रांति द्वारा आज़ादी प्राप्त करना। ये अपने उद्देश्य हेतु बैंकों की लूट तथा सरकारी खजानों पर कब्जा करना। द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन की दो धाराएं विकसित हुई। द्वितीय चरण में क्या हुआ? क्रांतिकारी आंदोलन की दो धाराएं विकसित हुई। क्रांतिकारी आंदोलन जो था, द्वितीय चरण में क्रांतिकारियों ने छोटे छोटे सरकारी अफसरों को छोड़ दिया था, उन्हें तो आंदोलन करना था। और द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन की दो धाराएं विकसित हो चुकी थी। इस तरह से प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा बच्चों। आप भी इसे अपने एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 176 पर। क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्य के कारण देखिए, आर्थिक असंतोष इस आंदोलन का प्रमुख कारण बना, आर्थिक असंतोष। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, लॉर्ड कर्जन जो था उसकी प्रतिक्रियावादी नीति। और बंगाल विभाजन, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। तो देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन। तो सबसे पहले क्या था यहाँ पर? एक था आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष यानी 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में अनेक बार अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ। ऐसे अवसरों पर ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से भारतीयों में असंतोष बढ़ा। फिर अगला जो कारण उदय था लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी। जब लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति ने भारतीयों में असंतोष को बढ़ा दिया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में सीनेट की व्यवस्था से शिक्षित भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया। सरकारी गोपनीयता अधिनियम और कलकत्ता के कारपोरेशन अधिनियम ने जनसाधारण को में असंतोष बढ़ा दिया। फिर था हमारा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, ईस्वी सन 1905 में। कर्जन का सबसे घृणित कार्य बंगाल को दो भागों में विभाजित करना था। इस घटना से सारा राष्ट्र उत्तेजित हो गया था। इससे भारतीय युवकों में त्याग व बलिदान की भावना जागृत हुई थी। इस तरह से बंगाल विभाजन। फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव क्या हुआ था? 19वीं सदी में विश्व के अनेक देशों में क्रांतियाँ हुई और उनमें राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्राप्ति की होड़ लग गई थी। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड के स्वाधीनता संग्राम और उनके परिणाम भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक बने थे। तो 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस की पराजय में भारतीयों के मन में नवीन चेतना जागृत की थी। तो इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय घटना हुई थी उसमें भी क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ था। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। स्वतंत्रता आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज की भूमिका को संक्षेप में लिखिए। स्वतंत्रता आंदोलन में जो आज़ाद हिंद फौज थी उसकी भूमिका को हमें संक्षेप में लिखना है। देखिए, वित्तीय युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से रासबिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या होता? सन 1943 में जापान की सहायता से रासबिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उसका गठन किया था। कुछ समय पश्चात
सुभाष चंद्र बोस को इस सेना का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया, जिनके नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में प्रथम अस्थायी सरकार बनी। इन कार्यों ने भारतीयों को न केवल प्रेरित किया बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की भी नई दिशा दी। इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिला था? पेज क्रमांक 182 पर। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में इसमें दिया हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या होता? 1943 में जापान की सहायता से रासबिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उसका गठन किया था। कुछ समय पश्चात सुभाष चंद्र बोस को इस सेना का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया था, जिनके नेतृत्व में स्वतंत्र भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में प्रथम अस्थायी सरकार बनी। क्या हुआ था? उनकी प्रथम अस्थायी सरकार बनी थी। इन कार्यों ने भारतीयों को न केवल प्रेरित किया बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की भी नई दिशा दी। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इस तरह से आज हम लेकर आए थे आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 का अध्याय 18 क्रांतिकारी आंदोलन। इसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए पाठ 18 के बाद पाठ 18 क्रांतिकारी आंदोलन के बाद पाठ 19 राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।